हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जो हम लोग का टारगेट है कि 100 डेज के अंडर माय डियर, 100 दिन में 100 दिनों के अंदर माय डियर हम लोग जो अपना फिजिक्स का क्रैश कोर्स कंप्लीट करेंगे। और जो भी बच्चे ये 100 दिन पढ़ेंगे वो 80 प्लस मार्क्स ले करके ही आएंगे माय डियर। 80 प्लस का मतलब 90 प्लस तक मार्क्स जा सकता है आपका, अगर आप 100 दिनों तक लगातार बने हुए सारे वीडियो आप देखते हैं, पूरी देखते हैं, कंप्लीट वीडियो आप देखते हैं माय डियर, तो 80 प्लस मार्क्स आपका एकदम निश्चित है। बस करना यही है, मैं जितना भी पढ़ाऊंगा माय डियर, आपको बस नोट्स तैयार करना है और उसका रिवीजन समय समय पर लगातार करना है माय डियर। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। आज का लेक्चर अगर हम लोग बात करें तो थोड़े से कल हम लोग जहाँ पे पढ़े हुए थे लास्ट लेक्चर में कंडक्टिविटी के आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं और एक छोटा सा रिलेशन 2 मिनट में ख़त्म करते हैं। लिख लेंगे, हेडिंग बनाइए, रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई। मैं पूरा इनका नाम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये नोटेशन सबको पहले मैंने बता रखा है। जिन्हें नहीं पता है माय डियर, लगातार कहता हूँ आप पीछे की वीडियो जा कर के देखिए, क्योंकि जो भी हर वीडियो नए स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे हैं जो नए जो हर वीडियो अलग अलग देखते हैं, तो उनके लिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप जाइए और प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, आपको सारे वीडियो मिल जाएगा। आप पीछे की वीडियोज भी ज़रूर देखिए, तभी आप आगे की वीडियो सारी चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे। जे आप सभी को पता है करंट इंटेंसिटी, धारा घनत्व। कल सिग्मा मैंने बताया कंडक्टिविटी, चालकता, और ई विद्युत क्षेत्र होता है। इनके बीच में हमें संबंध बताना है। तो बोला कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आता है तो मैं डायरेक्टली लिख देता रिलेशन, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है। सर आई इजकल टू NEA VD होता है, ये हम जानते हैं, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का है E टाउ बाई m। बोला बिल्कुल होता है सर। तो बोला दोनों को मिला दीजिए। जैसे दोनों को आप मिलाइएगा माय डियर, फर्स्ट एंड सेकंड क्या होने वाला है सर, I इजकल टू NEA VD का वैल्यू रख दीजिए उठा करके, क्या रखेंगे E टाउ बाई m। ये रहा, रख दिया। I इजकल टू NEA VD, मैंने आपको ये रिलेशन जब पढ़ाया था तब मैं चिल्ला चिल्ला के माय डियर एक बात बताया था कि ये रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन अगर आपको याद है तभी बाकी के रिलेशन आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में कर पाएंगे। तो I इजकल टू NEA VD होता है, VD का फॉर्मूला E टाउ बाई m, बस रख दिया। बोला ठीक है सर, आपस में जब मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये NE स्क्वायर A टाउ E बाई m है, नीचे में तो रख दिया m। बोला ठीक है, आगे क्या करना है। बोला एक काम करते हैं सर, यहाँ पे क्या करते हैं कि हमें तो जे न चाहिए, हमें तो करंट से मतलब नहीं है, हमें तो करंट डेंसिटी से मतलब है। बोला ठीक है, मतलब तो है सर करंट डेंसिटी से। तो बोला करंट डेंसिटी सर कैसे आएगा, जब करंट में एरिया से डिवाइड करेंगे तब ना करंट डेंसिटी आएगा। बोला हाँ बिल्कुल, तो एरिया यहाँ रहा, तो एरिया को लेकर के माय डियर नीचे आ जाइए। इसका मतलब यहाँ I था और A यहाँ था, तो A आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड कर जाएगा माय डियर। तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा NE स्क्वायर टाउ E अपॉन m। ठीक है, यहाँ तक लिख लेंगे क्योंकि इसके नीचे दिखेगा नहीं आपको, इधर लिखेंगे फिर इसके आगे। ये I बाई A क्या बन गया माय डियर, बोला सर G बन गया, और ये क्या हो गया NE स्क्वायर टाउ E बाई m। अब बोला एक चीज़ देखेंगे ध्यान से, इस A को नीचे ले गए हैं, बाकी NE स्क्वायर E टाउ को लिख दिया। अब एक बात देखिए, NE स्क्वायर टाउ, क्या इसको उठा करके m के नीचे लिख सकते हैं। बोला सर लिख सकते हैं, कल ही आपने ऐसा करवाया हुआ है। तो NE स्क्वायर टाउ को कहाँ लेके आ जाइए, m के नीचे। तो बोला E ऊपर रह जाएगा, बोला हाँ रह जाएगा, E वहीं रह गया क्योंकि हमें E लाना है कहीं से। E आ गया है, J आ गया, देखिए ध्यान से, रिलेशन हमें E सिग्मा J के बीच में लाना है। J आ चुका है, ये J आ गया, ये E आ गया। बोला सर एक चीज़ गायब है, बोला सिग्मा, तो वहीं तो लाना हूँ। जरा देखिए इस m के नीचे क्या किसको लेके आ जाऊंगा, NE स्क्वायर टाउ को। बोला NE स्क्वायर टाउ को आप लेकर के आ गए। अब बोला सर ये क्या होता है, m अपॉन NE स्क्वायर टाउ, यही तो सर रेसिस्टिविटी होता है, J इजकल टू सिग्मा अपॉन रो, ये होता है रेसिस्टिविटी। ये रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है ml अपॉन NE स्क्वायर A टाउ, ये होता है रेजिस्टेंस का, और रेसिस्टिविटी का m अपॉन NE स्क्वायर टाउ होता है।
तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला m/n² टाउ, यानी इस पूरा के जगह पे हमने क्या लिख दिया, रेसिस्टिविटी लिख दिया है माय डियर। मैं ऊपर से मिटा रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। ठीक, पहले आप यहां से लिखना शुरू करेंगे, फिर ये लिखेंगे, और फिर लास्ट में कहां लिख रहा हूं मैं, ऊपर में। बस एक लाइन बचा हुआ है, जरा ये देखिए, J=E/ρ, इसके जगह पे रो लिख दिया है। रो क्या है हमारा, रेसिस्टिविटी है, और 1 रेसिस्टिविटी माय डियर क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। कल ही हम पढ़े हैं लास्ट टॉपिक, कंडक्टिविटी σ=1/ρ, यानी कि 1/ρ के जगह पे क्या लिख सकते हैं, बोला सर सिग्मा लिख सकते हैं। इसका मतलब इसके जगह पे सर लिख दिया सिग्मा, और ये ई का ई आ गया, तो ये आ गया रिलेशन हमारा J=σE। यही रिलेशन निकालना था, J=σE होता है। याद रखेंगे आप रिलेशन J=σE। करंट डेंसिटी आप वीडियो रोक करके लिख लेंगे, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और आपको कंडक्टिविटी में ये रिलेशन होता है, J=σ/E। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता रहता है। ठीक है माय डियर, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस। बोला किसका रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। हिंदी में लिख दूं, बोला लिख दीजिए सर। चालक के प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव। तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं माय डियर कल वाले टॉपिक में आपको बताया था कि एक ऐसा क्वेश्चन है जो दुनिया भर के कंपटीशन एग्जाम में, हमारे यहाँ इंडिया में जितने कंपटीशन एग्जाम होते हैं, सभी कंपटीशन एग्जाम में अगर साइंस से, करंट इलेक्ट्रिसिटी से ये क्वेश्चन न आया हो, ऐसा हो नहीं सकता है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये क्वेश्चन है। क्या है कि कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर का आप टेम्परेचर सर बढ़ा देंगे तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ जाता है, हमें ये बताना होता है। तो अगर मैंने आपको एक लेक्चर बताया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर कर दिया था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो सेकंड लेक्चर होने वाला है वो ही सबसे इम्पोर्टेंट होगा। सबसे इम्पोर्टेंट सेकंड लेक्चर है, जिसमें मैंने आपको बार बार बोला था कि पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी को समेटने की कोशिश की गई है। उस वीडियो को, उस कॉन्सेप्ट को आप जरूर से जरूर देखेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लेक्चर माय डियर। चालक के प्रतिरोध पर तापमान का क्या प्रभाव, बोला घूम फिर के सर वहीं पे हम आ जाएंगे, उसी वाले टॉपिक पे। एक कंडक्टर है सर, ये रहा कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर ये है सर। अब सर कंडक्टर में क्या मौजूद हो रहेंगे, इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव आयंस। बोला अब की बार सर हम कर क्या रहे हैं, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। टेम्परेचर का मतलब है सर कि टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो बोला सर ये कंडक्टर है, बोला ठीक है, कंडक्टर का टेम्परेचर आप बढ़ाइए। बोला बढ़ाएंगे कैसे माय डियर, टेम्परेचर अपने आप जादू से थोड़ा ना इंक्रीज होगा। टेम्परेचर तभी इंक्रीज होगा जब किसी भी बॉडी को आप हीट सप्लाई करेंगे। किसी भी बॉडी को क्या करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे, यानी कि हीट के फॉर्म में आप एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, तभी टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है माय डियर। तो बोला सर ठीक है, इसको आप हीट सप्लाई कीजिए। मैं ये निशान जो दे रखा है इसका मतलब है हीटिंग कर रहे हैं, इसको हीट सप्लाई करेंगे। तो जब हीट देंगे, उष्मा देंगे इसको, तो उष्मा देने से क्या हो जाएगा, इस कंडक्टर का तापमान बढ़ जाएगा। बोला अगर तापमान बढ़ जाएगा तो आगे ने बताइए क्या होने वाला है। तो बोला चलिए ठीक है देखते हैं। जैसे सर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, यानी एक्चुअली में कर क्या रहे हैं आप, जरा सुनिए। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब आप उसको हीट यानी कि एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को। यानी माय डियर जैसे इस इलेक्ट्रॉन को हीट मिलेगी बाहर से और एक्स्ट्रा एनर्जी आप सप्लाई करेंगे तो उनकी एनर्जी बढ़ने वाली है। यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ध्यान से सुनिएगा,
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, हीटिंग देने से बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत तेजी से माय डियर बढ़ने वाली है। आप हीट सप्लाई करेंगे, एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी। अब जैसे वो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी माय डियर, वो बहुत तेजी से मूव करना, क्योंकि उसके पास एनर्जी ज़्यादा आ गई है तो बहुत तेजी से मूव करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे तेजी से मूव करने की कोशिश करेंगे, अब आप ध्यान लगाइए, बताइए कि मैं आप जो है बहुत तेज़ी से दो चीज़ें टक्कर करेंगी, वहाँ लॉसेस ज़्यादा होगा कि कोई चीज़ आराम से टक्कर करेगा, वहाँ लॉस ज़्यादा होगा। माय डियर, ये आप प्रैक्टिकली कहीं भी देख सकते हैं, आपके दिन भर के लाइफ में हर रोज़ ऐसा आपको देखने को मिलता है कि अगर दो बॉडी बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा मोशन में हैं, तब उनके बीच जो टक्कर होगा वहाँ ह्यूज लॉस होने वाला है माय डियर। इसका मतलब जिनकी कैंसिल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, बढ़ने से ये बहुत तेज़ी से मूवमेंट करना शुरू करेंगे। यानी कि तेज़ी से मूवमेंट करने का मतलब ये हो गया कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन पहले पॉजिटिव चार्ज से टकरा रहा था, उसके बाद फिर नेक्स्ट चार्ज से टकराता, नेक्स्ट पॉजिटिव से टकराता, अब थोड़ा उसके पास एनर्जी बढ़ गई है एक तरह से, तो वो थोड़ा सा जल्दी टकराने की कोशिश करेगा। अब जल्दी जल्दी टकराएगा तो एनर्जी लॉस होगा। एनर्जी लॉस अभी भी ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि स्पीड बढ़ गई है तो एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा। तो ओवरऑल इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनिशियल स्टेज में बहुत फर्क पड़ता है माय डियर। लेकिन इनिशियल स्टेज में जैसे फर्क पड़ेगा तो क्या होगा, जो चार्जेस के साथ कोलिजन था, अब सर कोलिजन बहुत जल्दी जल्दी होने वाला है। उसके पास इलेक्ट्रॉन के पास क्या हो गई है माय डियर, इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या हो गया है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है हीट सप्लाई होने से। इसकी वजह से वो तेज़ी से मूवमेंट करना चाहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अब जो कोलिजन था अब तेज़ी से बढ़ना चाहेगा, तो रास्ते में जो टक्कर हो जल्दी जल्दी पहुंचेगा उसके पास। इसका मतलब पहले इससे टकराया फिर इससे टकराया। तो जब हीट सप्लाई आप नहीं कर रहे थे, तो मैं एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ कि यहाँ से इससे टकराया और फिर जब इससे इलेक्ट्रॉन टकराता तो ये टकराने में उसको 10 सेकेंड का समय लगता। मैं बता रहा हूँ 10 सेकंड का समय लगता। लेकिन जैसे आप हीट सप्लाई कर दिए हैं, वैसे क्या होगा, आप थोड़ा जल्दी जल्दी टकराएगा। और जल्दी जल्दी टकराने का मतलब ये हो गया कि अब हो सकता है 5 सेकंड ही उसको लगे यहाँ से यहाँ तक मूव करने में। यानी हो क्या रहा है सर, ये शब्द क्या था, दो टक्कर के बीच में लगने वाला समय, दो टक्कर के बीच में लगने वाला समय क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। दो लगातार टक्कर के बीच में, दो कंटिन्यूअस कोलिजन के बीच में लगने वाला जो समय है वो क्या कहलाता है माय डियर, रिलैक्सेशन टाइम। अब आप ध्यान से समझ के बताइए कि अगर लगातार तेजी तेजी टक्कर खाएगा, इसका मतलब जो है रिलैक्सेशन टाइम घट गया है। अब जल्दी जल्दी टकराने का क्या मतलब है कि ये समय कम हो गया है, 10 से 5 सेकंड हो गया है। और रिलैक्सेशन टाइम इसका मतलब क्या हो गया माय डियर, घट गया है। अब मैं फार्मूला के बेसिस पे इसको लेके चलूँगा। रेजिस्टेंस का फार्मूला मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि ml/ne² ए टाउ। ओम्स लॉ मैंने इसीलिए प्रूफ करके दिखाया था ताकि आप वहाँ रेजिस्टेंस का एक्चुअल फार्मूला समझ पाएँ। ml/ne² ए टाउ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सर रेजिस्टेंस होता है वो टाउ के यानी कि रिलैक्सेशन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस जो होता है ये रिलैक्सेशन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और अगर रिलैक्सेशन टाइम घट गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा माय डियर। और ध्यान से समझिए, यही तो हो रहा है। हीट सप्लाई करने से कोलिजन जल्दी जल्दी हो रहा है। कोलिजन जल्दी होने का मतलब रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, कम हो गया। रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया तो माय डियर इसका उल्टा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो याद रखेंगे ये कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक लाइन इतनी कहानी जो हमने कही उसका सिर्फ एक लाइन में अगर जवाब दें तो क्या होगा माय डियर, यही होगा कि जब हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर सर इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। बोला क्यों बढ़ गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जो रिलैक्स करने का जो समय था, रिलैक्सेशन जो टाइम था वो कम हो गया है।
क्यों कम हो गया है? क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, तो इसका मतलब उसको हीट सप्लाई कर रहे थे, एनर्जी दे रहे थे माय डियर उसको आप एक्स्ट्रा। और कोई भी बॉडी को, कोई भी दुनिया में बॉडी एनर्जी पा करके स्टेबल कंडीशन नहीं प्राप्त कर सकता है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। कोई भी बॉडी अगर स्टेबल होना चाहती है तो अपनी एनर्जी लूज करती है। आप यहाँ एनर्जी उसको सप्लाई कर रहे हैं, तो जब सप्लाई कीजिएगा तो शांत तो बैठने वाला है नहीं, उसकी मूवमेंट बढ़ जाएगा, कोलिजन तेजी से होगा, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा और रेजिस्टेंस बढ़ जाने वाला है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है माय डियर, समझिए इस बात को। रेजिस्टेंस है सर रुकावट, यानी कि अब जल्दी जल्दी ना रुकावट आएगी, जल्दी जल्दी कोलिजन करेगा, जल्दी जल्दी रुकावट ज़्यादा हो गई। इस बात को समझिए। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस के तौर पे मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेजिस्टेंस का एक्चुअल मीन्स क्या होता है और यहाँ पे कंडक्टर के साथ क्या होता है। नहीं तो जस्ट मैं आपको फॉर्मूला दे करके समझा दे दिया होता है, बात खत्म हो गई होती माय डियर। लेकिन सारी बातें मैंने आपको बता दिया कि कैसे होता है। आपके दिमाग में बैठा के रखिएगा, पर ध्यान से रखिएगा। कौन सा चीज़ शब्द आपको बहुत ध्यान रखना है, ये चालक शब्द, ये कंडक्टर, क्योंकि जो कहानी मैंने अभी कही माय डियर वो सिर्फ कंडक्टर के लिए लागू होता है। चलिए इस पूरी कहानी को फटाफट से 2 लाइन में खत्म करते हैं। लिखिए, when temperature of conductor is increases, देखिए increases का साइन है। when temperature of conductor is increases then the vibration of atoms of conductor is also increases, then the vibration of atoms of the conductor is also increases, hence the relaxation time of electron डिक्रीजेज। ये डिक्रीजेज का साइन है, जहाँ जहाँ तीर ऊपर मतलब इंक्रीजेज, तीर नीचे मतलब डिक्रीजेज माय डियर। शॉर्टकट में लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज सो दी रेजिस्टेंस इज इंक्रीजेज। ठीक, हिंदी में लिख लेंगे फटाफट, आप इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे। जब तापमान बढ़ाते हैं तो चालक के जो अणु होते हैं, जो आयंस होते हैं, उनका वाइब्रेशन क्या होता है माय डियर, बढ़ जाता है। तो अणु के अंदर ही ना क्या है, आपका एटम्स के अंदर ही तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आयंस हैं, तो वो क्या होगा, उनका वाइब्रेशन होने लगेगा और उसके वजह से रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, घट जाने वाला है। सारी कहानी मैंने समझा दी। लैंग्वेज में 2 लाइन में आप लिख सकते हैं, वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। हिंदी में लिख लेंगे, इंक खत्म हो गया। चलिए रुकिए, बात करते हैं। देखिए, जब चालक का तापमान बढ़ाया जाता है तब चालक के अणुओं में कंपन बढ़ जाता है। फलतः रिलैक्सेशन टाइम का मान घट जाता है तथा
प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। हिंदी मीडियम के बच्चे लिख लेंगे। बोला अगर फार्मूला दिखाना है सर तो फार्मूला भी दिखा देंगे कि सर ml/Ne² टाउ रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है। इसका मतलब कि रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ के। रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, इसे भी लिख लीजिएगा। तब तक मैं इंक भर लेता हूँ। चलिए, अब यहाँ पे सर एक क्वेश्चन आता है क्या, ये तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे हम देख लेंगे कि भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाएंगे चालक का, तो चालक का क्या हो जाएगा, प्रतिरोध सर बढ़ जाता है। जब तापमान बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। अब जो है सर नोट में लिख लीजिएगा, कभी अगर गलती से एग्जाम में आ गया माय डियर, क्या फॉर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर अर्धचालक तथा कुचालक के लिए, अगर ये आ जाए ना कि चालक के जगह कुचालक और अर्धचालक हो जाएगा, तब अगर आप टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे माय डियर, तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। याद रखेंगे, शॉर्टकट यहाँ में याद रखेंगे। चालक और अर्धचालक और कुचालक के केस में अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाता है। ठीक है, अगर ग्राफ बनाना चाहें तो आप ग्राफ भी बना सकते हैं, इसके लिए ऐसे ग्राफ आ जाएगा। ये आपका रेजिस्टेंस और ये टेम्परेचर के बीच में ग्राफ होता है। अगर रेजिस्टेंस की जगह रेसिस्टिविटी लिखा हो तब भी आपका ग्राफ यही होगा। बोला सर अगर कंडक्टर के लिए अगर ड्रॉ करना है तो कंडक्टर के लिए ये हो गया सर, ये हो गया, ये है कंडक्टर के लिए ग्राफ, और ये ग्राफ किसके लिए है, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ग्राफ बना लीजिएगा, सीबीएसई वालों बच्चों के एग्जाम में अक्सर ग्राफ पूछता रहता है, तो ड्रॉ कर लेंगे। ये इंसुलेटर सेमीकंडक्टर के लिए हो गया, और ये कंडक्टर का केस होता है। बोला सर इसको यहां से आप क्यों नहीं खींचे हैं, अरे माय डियर कभी भी रेजिस्टेंस को जीरो नहीं कर सकते हो, ठीक है, याद रखना। टेम्परेचर कितना भी घटा लो बढ़ा लो, रेजिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, रेजिस्टेंस हमेशा होगा ही होगा। इसीलिए इसको जीरो से नहीं लेके गया है, थोड़ा सा आगे से लेकर के जाते हैं। ठीक है, अब मैं इसे मिटा रहा हूं। चलिए, अब बात यह है सर कि अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जा रही है तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट आप बता दिए कि ठीक है बढ़ गया है, लेकिन कितना बढ़ा है ये हम कैलकुलेट कैसे करें। मतलब मैं आपसे कहूं कि सर अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और इस पे हमारे रेजिस्टेंस का मान 30 ओम है, तो अगर मैं टेम्परेचर सर नया टेम्परेचर कर दूं 50 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर बढ़ा करके 50 कर दूं तो जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो जाहिर सी बात है बढ़ के आएगा। अगर कंडक्टर की बात आप कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर आपने 20 से 50 किया है तो रेजिस्टेंस भी 30 से कुछ बढ़ के 40, 50, 60, 70 तक जाना चाहिए। टेम्परेचर भी बढ़ना, रेजिस्टेंस भी बढ़ना चाहिए। तो बोला सर कितना होगा, ये कैसे कैलकुलेट करें। तो बोला अगर आपको कुछ भी ऐसा कैलकुलेशन करना है कहीं भी तो बिना फार्मूला का तो सर हो नहीं पाएगा। बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, बिना फार्मूला को तो कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं। तो बोला फार्मूला बताइए फिर। चलिए तो अब चलते हैं उस फार्मूले की ओर जो आपको बताएगा कि भाई बाद में रेजिस्टेंस कितना हो जाता है माय डियर। ठीक, तो हमारे लिए मान लीजिए इफ RT क्या है,
वेरिएबल रेजिस्टेंस है एट टेम्परेचर, बोला किस पे, टी पे। ये आर टी हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है, मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग इसकी वैल्यू होगी, ठीक। और आर नॉट क्या है हमारा, इनिशियल रेजिस्टेंस। आर नॉट क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस। देन आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी। यहाँ पे कैपिटल टी लिख दीजिए, फटाफट लिख लेंगे। इंग्लिश हिंदी में भी क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब आप प्रतिरोध बोलते हैं, तो इसको वेरिएबल का मतलब क्या हो, परिवर्तनशील प्रतिरोध, ऐसा प्रतिरोध जिसकी वैल्यू क्या हो, लगातार बदलती रहती हो। इनिशियल प्रतिरोध ये हो जाएगा प्रारंभिक प्रतिरोध। एक प्रारंभिक प्रतिरोध है और एक अंतिम प्रतिरोध है, मान के समझिए यही है, ये प्रारंभिक है और ये अंतिम प्रतिरोध है। फॉर्मूला नोट कर लेंगे माय डियर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी बुक के अंदर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। एनसीईआरटी बुक में आपके 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज के अंदर, इस एक फार्मूले के बेसिस पे। तो आप इसके इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। तो आप इसको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी के जो तीनों क्वेश्चन हैं माय डियर, वो जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बोला इस तरह से बहुत बच्चों को याद नहीं रहता कि ये क्या लिखा है, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कीजिए, बोला कर देते हैं, लेकिन उससे पहले ये अल्फा क्या है इसको बताइए। जो अल्फा है वो है सर थर्मल कॉफिशिएंट, थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। हिंदी में इसका नाम लिख लीजिए प्रतिरोध का ऊष्मीय गुणांक। प्रतिरोध का ऊष्मीय गुणांक हिंदी में अल्फा। अल्फा को क्या बोलते हैं, थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का ऊष्मीय गुणांक बोला जाता है। ये एक फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि किस तरीके से रेजिस्टेंस वैरी करता है, और ये फैक्टर्स हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। लोहा के लिए अलग होगा, एल्युमिनियम के लिए अलग होगा, कॉपर के लिए अलग अलग होगा। यही वो फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि किसी बॉडी में जो आप टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है तो किस तरीके से बढ़, वो अल्फा डिसाइड करता है। अब बोला सर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। ये आरटी को मैं बाद का टेम्परेचर लेता हूं, क्या लेता हूं, फाइनल टेम्परेचर ले लेता हूं, ठीक है। और ये ध्यान रखिए, ये जो टी है, ये टी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट यही बात है। टी है सर चेंज इन टेम्परेचर। ध्यान देंगे, ये जरूर लिखिएगा। जब फॉर्मूला आप कॉपी में नोट कर ले हैं तो आर टी और आर नॉट को मैंने ऊपर लिख दिया था, क्या था, अल्फा का वैल्यू, यहाँ अल्फा क्या ये लिख दिया, ये टी नहीं लिखा था। टी जरूर लिखिएगा। टी मतलब कोई टेम्परेचर नहीं है, टी चेंज बता रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया था कि शुरू में 20 था और बाद में 50 हो गया, तो कितना का चेंज हुआ है, बोला सर 30 डिग्री का चेंज हुआ है। तो 30 डिग्री, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, चेंज दिया हुआ है वो। तो चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में कितना परिवर्तन हुआ है। बोला इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, बोला कर देते हैं। इस आर टी को हम सर बाद का टेम्परेचर R2 नहीं मान सकते हैं, बोला मान सकते हैं। ये शुरू का टेम्परेचर, शुरू का रेजिस्टेंस है, तो बोला शुरू का रेजिस्टेंस R1 मान लीजिए, बोला ठीक है 1 प्लस अल्फा। अब बोला सर अगर ये टी चेंज इन टेम्परेचर है तो बाद में कुछ टेम्परेचर होगा और शुरू में कुछ टेम्परेचर होगा, तो चेंज को हम लोग कैसे लिखते हैं, बाद में से शुरू वाला माइनस कर लेते हैं, बोला एकदम कर लेते हैं। ये आप जो चेंज कह रहे हैं 20 डिग्री से 50 डिग्री अगर है तो 50 में से 20 घटा लेंगे तो 30 मिलेगा, वो मिलेगा, तो हम T2 माइनस T1 लिख दिया। इस फार्मूले को, नीचे वाले फार्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बोला सर अब क्या करना है, बोला कुछ नहीं, R1 मल्टीप्लाई कर रहा है सब में, इधर ला करके डिवाइड करवा दीजिए। बोला ठीक है, R1 आके डिवाइड कर जाएगा, तो बोला इधर क्या बचेगा 1 प्लस अल्फा
T2 माइनस T1 बचेगा सर। बोला ठीक है, 1 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि R2 माइनस R1 माइनस 1 इजकल टू अल्फा T2 माइनस T1। ध्यान से समझिए, कोई बड़ी बात नहीं लिखा रहा हूँ मैं, ये 1 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में आ दिया, बाकी अल्फा T2 माइनस T1 कर दिया। अब बोला इसको जरा सोल्व कर लीजिए सर, ये क्या मिल गया, R2 माइनस R1 अपॉन R1, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, R1 जाकर के 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और R2 माइनस R1 हो जाएगा, नीचे में R1। बोला ठीक है, इधर क्या हो जाएगा माय डियर, अल्फा इंटू T2 माइनस T1। यहाँ तक अगर माय डियर आप समझ गए तो बोला करना क्या है, ये अल्फा के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू हम निकाल के लेकर के आ गए अलग से। क्या मिल गया माय डियर, R2 माइनस R1 अपॉन R1 ये था, और T2 माइनस T1 आके क्या किया है, डिवाइड किया है, यानी इस R1 के साथ में क्या करेगा, आके मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया निकालने का अल्फा। अगर हमें अल्फा निकालना है तो एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम निकाल सकते हैं। R2 बाद का रेजिस्टेंस, R1 इनिशियल शुरू में कितना रेजिस्टेंस दे रखा है, और T1 या अच्छा यहाँ T2 कर लीजिए इसको, ठीक है, ये बाद का टेम्परेचर, ये शुरू का टेम्परेचर, और इस शुरू का इनिशियल में कितना रेजिस्टेंस है वो, इससे हम लोग थर्मल कोफिशिएंट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूले से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ फार्मूला आप लगाएंगे और आप तुरंत बता देंगे माय डियर कि टेम्परेचर अगर हम कितना बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। चलिए अब आज के लिए एक लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, इसे मैं मिटा रहा हूं माय डियर, इसे भी मिटा रहा हूं। आप एनसीईआरटी बुक के जो 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं इस पे माय डियर वो जरूर से जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बोला सर ये क्या है, बोला फिर से सेकंड लेक्चर पर जाएंगे, है कि नहीं। आपको सेकंड लेक्चर में मैंने बोला कि कई सारे टॉपिक वहाँ पे मैंने पढ़ा रखा है आपको, करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लेक्चर। सभी स्टूडेंट से बार बार बोल रहा हूँ सेकंड लेक्चर जरूर देखिए। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बोला इसका मतलब क्या है सर, इलेक्ट्रिक करंट का उष्मीय प्रभाव, धारा का उष्मीय प्रभाव, हिंदी में भी लिख देता हूँ, धारा का उष्मीय प्रभाव। बोला धारा का उष्मीय प्रभाव क्या है, धारा का उष्मीय प्रभाव क्या है। बोला सबको पता है सर, सब देखते हैं, रोज देखते हैं, दिन भर देखते हैं। बॉल जलता है सर, बॉल गर्म हो जाता है। बोला एकदम गर्म हो जाता है। जो पानी गर्म करने वाला रॉड होता है वो भी गर्म, जैसे बिजली सप्लाई करते हैं, करंट सप्लाई करते हैं, गर्म हो जाता है। जिससे हम कपड़ा प्रेस करते हैं सर, करंट सप्लाई करते हैं, गर्म हो जाता है। बोला गर्म हो जाता है, बिल्कुल गर्म हो जाता है। फैन चलता है सर, फैन गर्म हो जाता है। बोला हाँ गर्म हो जाता है। तार में करंट फ्लो होता है सर, तार भी गर्म हो जाता है। बोला वो भी गर्म हो जाता है। तो ये हो क्या रहा है, देख तो हम दिन भर रहे हैं, पर ये हो क्या रहा है माय डियर, क्या हो रहा है, यही है करंट का हीटिंग इफेक्ट। मैं आपको वापस से वहाँ पे लेके चलता हूँ और 2 मिनट में इसकी कहानी ख़त्म करते हैं। मैंने आप सभी को बताया था कि ये सर बॉडी में इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है, ये कोई कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव आयंस भी होते हैं। पर पॉजिटिव आयंस का क्या होता है, मूवमेंट नहीं होता है। बोला सर एनर्जी जो होती है ना वो कभी खत्म नहीं होती है, एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होती है। अब बोला कि जो सर इलेक्ट्रॉन था जब वो चलना शुरू किया किसी कंडक्टर में तभी ना उसमें करंट फ्लो होगा। सिंपली बात है, किसी भी कंडक्टर में करंट कब फ्लो होगा, जब उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ही आप करंट बोलते हैं। तो बोला इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा तभी तो इसमें हम बोलेंगे करंट फ्लो हो रहा है। बोला बिल्कुल, अगर करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो इस पॉजिटिव आयंस के साथ क्या करता है, कोलाइड करता है, टकराता है। सेकंड लेक्चर जरूर देखिए माय डियर।
जैसे ही इससे टकराता है, जैसे टकराएगा तो क्या करेगा, कोलिजन में एनर्जी लॉस होगा। बोला किसका, ये पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबल कंडीशन में था, तो वो थोड़ा ना एनर्जी लॉस कर रहा है, वो तो बैठा हुआ है, वो एनर्जी लेगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी एनर्जी लूज कर दिया। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, कोलाइड किया पॉजिटिव के साथ, उसने अपनी एनर्जी किसको सप्लाई कर दी, बोला सर पॉजिटिव को दे दी। अब जब पॉजिटिव की एनर्जी मिल गई तो बेचारा मूव तो कहीं भाग दौड़ तो नहीं कर सकता, वो तो बंद है, तो बोला करेगा क्या, बोला ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है माय डियर, बस। तो ये क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज को जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी देगा कोलिजन के कारण, वैसे ये एनर्जी लेकर के वाइब्रेशन शुरू कर देगा। इस तरह से जितने भी पॉजिटिव आयंस होंगे, चार्ज होंगे, सभी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजन होगा और सभी को एनर्जी मिलेगी और सभी क्या होते हैं, वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। जब वाइब्रेशन होता है तो एनर्जी लॉस होता है एटमॉस्फेयर के अंदर माय डियर। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी इनको दिया और ये वाइब्रेशन से उस एनर्जी का क्या कर दिए, लॉस कर दिए। बोला एनर्जी लॉस में कहाँ गया, वो एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाता है। वही एनर्जी क्या होता है माय डियर, हीट में कन्वर्ट होता है। और हीट में कन्वर्ट होने का मतलब क्या होना, मतलब टेम्परेचर राइज कर जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। करंट फ्लो करवाते हैं बॉल में तो बॉल ठंडा हो जाता है क्या, बताइए, ऐसा गर्म हो जाता है, बोला गर्म हो जाता है, हीट रिलीज होगा, टेम्परेचर बढ़ जाता है, चारों ओर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट माय डियर। जैसे कंडक्टर में करंट फ्लो होगा, जैसे आप क्या करेंगे, इसको आप सेल के साथ कनेक्ट कर देंगे, जैसे इसमें करंट फ्लो होना शुरू होगा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन कोलिजन से अपनी एनर्जी किसको सप्लाई करेंगे, पॉजिटिव्स को अप्लाई करते हैं। पॉजिटिव वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं उस एनर्जी को लेकर के, और वाइब्रेशन में के कारण उस एनर्जी को वो हीट में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके चलते सब क्या हो जाए, कंडक्टर गर्म हो जाता है माय डियर। यही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आप एक लाइन में इसकी कहानी लिखेंगे, व्हेन current is flowing through the conductor, कंडक्टर में चाहे तो आप वायर लिख सकते हैं, कंडक्टर, देन the wire gets हीटेड, क्या होता है, हीट हो जाए, गर्म हो जाता है। दिस इफेक्ट ऑफ करंट, दिस इफेक्ट ऑफ करंट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट। इंग्लिश मीडियम के बच्चे वीडियो पॉज कीजिए, आराम से लिख लीजिए। वैन एक लाइन लिखा रखा है, ये बोर्ड पे हम लोग इतना बड़ा बड़ा जरूर लिखते हैं, आप जब कॉपी में नोट करेंगे तो 1 से 2 लाइन में माय डियर आपका आसानी से हो जाएगा। व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर या वायर, देन द वायर गेट्स हीटेड। जब भी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा वो गर्म हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। एक लाइन हिंदी में लिख लीजिए जल्दी से। जब चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तब तार गर्म हो जाता है। इसे ही धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। ये तो मैंने बता दिया कि भाई धारा तार में बहेगी तो तार गर्म हो जाएगा, पर कारण क्या होगा, क्यों गर्म हो जाता है, वो सारी बात मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया माय डियर। मतलब इस प्रक्रिया में होता क्या है, होता यह है कि जैसे आपके बैटरी के सेल से, लिख लीजिए, इस प्रक्रिया में हो क्या रहा है, आपके सेल से जो केमिकल एनर्जी थी, ये केमिकल एनर्जी जो आपके सेल से निकली है
वो किस में कन्वर्ट हुई है? बोला सर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हुई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। और फाइनली जो आप करंट सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रही है यानी इलेक्ट्रॉन के पास, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एनर्जी क्या करता है, पॉजिटिव को देता है, और पॉजिटिव वाइब्रेशन में एनर्जी को लूज करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं? बोला सर हीट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हीट। तो मतलब ये प्रक्रिया होती है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में। हीट क्या है? एनर्जी का ही फॉर्म है। ये काम होता है। केमिकल माने रासायनिक ऊर्जा, हिंदी में बोलेंगे रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मा। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है और विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाता है माय डियर। तो माय डियर आज हमने जितना भी टॉपिक पढ़ा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, और आप सभी को मैंने वीडियो में बार बार एक शब्द बोला, अगर जो बच्चे नए हैं वो सेकंड लेक्चर जाकर जरूर देखेंगे, तभी आपको सारे लेक्चर जितने भी आगे पढ़ेंगे आप हर जगह आपको समझ में आसानी से कनेक्टिविटी आ जाएगा माय डियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वीडियो जरूर कीजिएगा माय डियर।